हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग संविधान सभा की कार्यप्रणाली वाला हिस्सा देखेंगे। इसके पहले का हिस्सा हम लोगों ने पिछले के वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम लोग ये देखेंगे कि पहली बैठक कब हुई थी, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था, है ना। और इसके अलावा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो इस वाले वीडियो से बहुत सारे पेपर्स में आते रहते हैं बीच बीच में, तो ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से देख के इसको नोट करिएगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें अपने को संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखनी है। संविधान सभा कैसे बनी ये वाला हिस्सा हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कवर कर लिया था, ठीक है। कहाँ कहाँ से कितने कितने सदस्य चुन के आए, तो ये सब वाला हिस्सा हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं कि संविधान सभा अब बन गई संविधान सभा, अब उसकी कार्यप्रणाली कैसे कैसे आगे बढ़ी, ठीक है। तो ये देखिए 9 दिसंबर को सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को, 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहली बैठक, यहाँ पर आप लोग पूरा लिखना संविधान सभा की प्रथम बैठक, ठीक है, 9 दिसंबर सन 1946 को संपन्न हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष उस समय सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, ठीक है। तो ये जो सदस्य थे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे। टेम्पररी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, अध्यक्ष को नहीं चुना गया था संविधान सभा के द्वारा, इसलिए इनको अस्थायी रूप से बना दिया गया था। तो अगर पूछेगा कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। यहां पर इसको अच्छे से नोट करिएगा, अस्थायी अध्यक्ष, ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, है ना। मुस्लिम लीग ने क्या किया था, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीगों ने। और दूसरा क्या है, संविधान जो पाकिस्तान है वो अलग भी होने वाला था, ठीक है। तो मुस्लिम लीगों ने उस समय मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। इस समय अलग होने का प्रावधान नहीं किया गया था, मतलब अंग्रेजों ने ये पाकिस्तान को पृथक पाकिस्तान बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था इस समय तक। इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, संविधान के निर्माण में अपनी भागीदारी नहीं रखी, मतलब बोले कि हम लोग का मांग जब स्वीकार नहीं किया गया तो हम लोग संविधान निर्माण में मदद नहीं करेंगे करके। तो ये इसलिए 211 सदस्य, पहली बैठक में 211 सदस्य शामिल किए गए थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था संविधान सभा का, मतलब पहली संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और इसलिए जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, इसलिए मुस्लिम लीग के पहली बैठक में 211 सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है। ये याद रखिएगा। क्यों बहिष्कार किया था, तो पृथक पाकिस्तान की मांग को अंग्रेज लोग अस्वीकार कर दिए थे, इसलिए। 10 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो गई, ठीक है। 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, ठीक है। जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष बन गए। तो पहले बोलेगा कि सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बैठक में उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। तो 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी 2 उपाध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक मामलों में सलाह देने के लिए बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये एक बार पूछा है, इनका पूरा नाम पूछ दिया है, बेनेगल नरसिंह राव। मतलब जब ऑप्शन दिया था तो पूरा नाम वाले दिया था, 4 ऑप्शन। तो बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था दूसरी बैठक के दरमियान, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब नाम ही पूछता है, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या, ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में उन चीज़ों को शामिल किया गया था, संविधान की मूल भावनाओं को शामिल किया गया था, जैसे कि जो आगे यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आगे चल के प्रस्तावना के रूप में शामिल हुई। मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, जो संविधान की मूल भावना है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ठीक है ना। वो सब चीज़ें जो हैं, जो संविधान की मूल भावना है, जो लोकतांत्रिक गणराज्य है, संप्रभु संविधान सभा है, ठीक है। और जो भारत रहेगा हमारा वो संप्रभु रहेगा, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा, अपने निर्णयों को बनाने के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र रहेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, जो मूल भावनाएं थी संविधान की, वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में ही जवाहरलाल नेहरू ने पढ़कर सुनाई थी और उन्होंने ही इस उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किया था, ठीक है। तो 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़कर
संविधान सभा को सुनाया था। तो ये ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर सन 1946 को प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जो और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में सामने आया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को रेफरेंस मानकर क्या किया गया था? प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसको लिखिएगा पूरा। और 22 जनवरी सन 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। भाई 13 दिसंबर 1946 को तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखा था ना, अपना उद्देश्य प्रस्ताव बना के रखा, अब उसको पारित भी तो कराना पड़ेगा किसी भी चीज को। ठीक है, तो 22 जनवरी सन 1947 को क्या हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना के रूप में सामने आया। तो ये डेट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत या पारित हुआ था। ठीक है, मेजॉरिटी से। अब आगे देखना है अपने को कि 1947 में देखिए क्या क्या हुआ। तो ये सब डेट याद रखना है, इसमें से डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट को ही पूछता है। तो 22 जनवरी को, ये अलग अलग कर दिया हूं मैं, अलग अलग टाइप से, है ना, तो कन्फ्यूजन मत होकर के। अब 1947 में आज़ादी का वर्ष था और ये 1950 में, तो ये 4-5 डेट आप लोग को याद रखना है। तो 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, 22 जुलाई को तिरंगा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई सन कब? 1947 का टाइम है ना, तीनों डेट 1947 का है, पहले जनवरी फिर जुलाई फिर अगस्त, तो 3 डेट याद रखना है। 22 जनवरी उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, 22 जुलाई को तिरंगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अब तिरंगा के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा कि इसमें पूछता है, ठीक है, इसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तिरंगा का, भारत के तिरंगा जो है ना, उसका जो हमारा झंडा है तिरंगा झंडा, उसका अनुपात है लंबाई और चौड़ाई का 3:2, मतलब लेंथ में 3 और चौड़ाई में 2 अनुपात, 3:2 में इसका है। ठीक है, 3 इसमें रंग रहते हैं। ऊपर जो है केसरिया रंग रहता है जो साहस और शौर्य का प्रतीक होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है जो शांति का प्रतीक होता है, और नीचे सबसे निचले हिस्से में हरे रंग होता है, हरा रंग, जो उर्वरता है ना और भारत के विकास का प्रतीक है। ठीक है, तो वो सबसे नीचे हरा रंग होता है। तो 3 रंगों से बना होता है तिरंगा, है ना, इसीलिए तिरंगा कहते हैं इसको। और बीच में सफ़ेद पट्टी में बीच में एक अशोक चक्र रहता है। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं, 24 तीली होती हैं। कितनी तीलियाँ होती हैं वो भी पूछा है। ठीक है, 24 तीलियां होती हैं उस अशोक चक्र में। वो अशोक चक्र नेवी ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये रेशियो को याद रखिएगा, 3:2, इसको बहुत पूछा है। इसके अलावा याद रखिएगा कि तिरंगा का डिज़ाइन जो है, हमारे जो देश का जो तिरंगा है उसका डिज़ाइन पिंगाली वेंकैया ने किया था। मैं जितना बोल रहा हूँ सबको लिखना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तिरंगा का कितना है? 3:2। ठीक है, चक्र जो रहता है वो अशोक चक्र, उसमें 24 तीलियां होती हैं जो नेवी ब्लू कलर की होती हैं। ठीक है, ये जो भारत का तिरंगा है उसका डिज़ाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने किया था। इसको अपनाया कब गया था? 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा द्वारा उस तिरंगा को जो है वो अपनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, इसमें इतना ही है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये जो है वो तिरंगा जो है वो अपनाया गया था। अब ये जो अशोक चक्र है, बीच में जो 24 तीलियों वाला अशोक चक्र रहता है, ये इस तरीके का तीली रहता है उसमें, तो ये अशोक चक्र जो है वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, 29 अगस्त सन 1947, 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन हुआ। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। जो मूल समिति थी, मुख्य समिति थी प्रारूप समिति, मतलब संविधान का खाका तैयार करना, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो तैयार हुआ था, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। वो प्रारूप समिति मतलब बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का कि इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, उसको तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे प्रारूप समिति। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। मुख्य समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति संविधान के निर्माण की थी प्रारूप समिति। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो ये प्रारूप समिति को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये 3 डेट याद रखिएगा, और जो तिरंगा के बारे में जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ वो याद रखिएगा। अब देखिए 1950 में 24 जनवरी को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत अपनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बीच बीच में पूछते रहता है। तो राष्ट्रगान डालिए, ये पहले लिखिएगा 24 जनवरी को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत अपनाया गया। नीचे लिखिए राष्ट्रगान का डैश डाल के लिखिए। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रचयिता कौन है राष्ट्रगान के? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद लिखिए गायन समय 52 सेकंड, मतलब पूरे राष्ट्रगान को मैक्सिमम 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, और इसके छोटे रूप को
ठीक है, मतलब एक को हटा दिया था तो छोटे रूप को 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य गायन समय इसका कितना है, पूरा अगर गाना है तो 52 सेकंड, छोटे रूप को 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक, और इसके बारे में एक फैक्ट लिखिए राष्ट्रगान के बारे में। पहली बार इसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सन 1911 में गाया गया था। पहली बार कब गाया गया था, सन 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से किया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किया है मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से। किस नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, तो 3-4 फैक्ट राष्ट्रगान के बारे में याद रखिएगा, इसका गायन समय पूछता है जनरली। दूसरा, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के रचयिता लिखिए बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका गायन समय है 65 सेकंड। ठीक है, कितना है गायन समय इसका, 65 सेकंड। गायन समय है इसका 65 सेकंड। 65 सेकंड में इसको मैक्सिमम गाया जाता है, किसको, राष्ट्रगीत को। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके अध्यक्ष, इसके जो है रचयिता हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित किया था। उनका एक नॉवेल था, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवेल था आनंद मठ। आनंद मठ जो था वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले अपने उपन्यास सन्यासी विद्रोह में अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया था, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, तो वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, उसमें उपन्यास आनंद मठ पे इसको प्रकाशित किया था। ठीक, इसको पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार कब गाया गया था, 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से संबंधित कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो पूछते रहता है, पूछ चुका है बहुत बार। अब देखिए 26 जनवरी सन 1950 को सारनाथ स्तंभ जो है ना, उसको अपनाया गया था, सारनाथ स्तंभ। अब ये सारनाथ स्तंभ अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, वाराणसी में सारनाथ स्तंभ है। ठीक है, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था सारनाथ स्तंभ को। अब ये सारनाथ स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह अपना अशोक स्तंभ लिया गया है। अशोक, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, राष्ट्रीय चिन्ह भारत का अशोक स्तंभ। तो ये सारनाथ स्तंभ को से अशोक स्तंभ लिया गया है। तो 26 जनवरी सन 1950 को ये राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ को अपनाया गया था। ठीक है, सारनाथ स्तंभ के ऊपर में अशोक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, अशोक स्तंभ बना हुआ है। अशोक स्तंभ में चार ओर क्या है, 4 ठो शेर बने हुए हैं, 4 ओर 4 ठो शेर बने हुए हैं। और उसके नीचे में अशोक चक्र 4 ठो बना हुआ है। और उस पर 4 क्या बोलते हैं जानवरों के चित्र हैं। एक तो सिंह, 3 है ना, सिंह, सांड, हाथी और घोड़ा, 4 जानवर के चित्र हैं। तो सामने से देखने पर 3 सिंह, 1 सांड और 1 घोड़ा दिखता है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ में। तो सारनाथ स्तंभ से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं। और सारनाथ स्तंभ के नीचे में लिखा हुआ सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो ये याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ 26 जनवरी को अपनाया गया था, जो कि राजकीय चिन्ह है अपना। ठीक, अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस पे 3 बदलाव हुए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से 3 बदलाव हुए। पहला, संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय मतलब जिस पे जो अपने निर्णय लेने के लिए किसी पर डिपेंडिंग है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो संविधान सभा को यहाँ लिखिएगा, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। ठीक है, पहला। दूसरा, संविधान सभा को विधायिका के रूप में बनाया गया, विधायिका के रूप में स्थापित किया गया, है ना, जिसके 2 कार्य होते थे। आप पूरा लिखिएगा, संविधान सभा को विधायिका के रूप में स्थापित किया गया, जिसके 2 कार्य होते थे। पहला, संविधान का निर्माण करना और दूसरा, विधि का निर्माण करना देश के लिए। पहला, संविधान का निर्माण करना संविधान सभा के रूप में, और दूसरा, विधायिका के रूप में विधि का निर्माण करना, अर्थात कानून का निर्माण करना देश के लिए। कब तक, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ। 1949 में संविधान लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद से इसका काम यह स्वतः ही समाप्त हो गई। मतलब पहली संसद, देश की पहली संसद कौन सी थी, ये संविधान सभा ही देश की पहली संसद थी। पूछता है देश की प्रथम संसद क्या था, तो संविधान सभा को ही देश का प्रथम संसद कहते हैं। क्योंकि विधि निर्माण की शक्ति जब तक संविधान बना नहीं था तब तक किसके पास था, जो संसद, जो संविधान सभा थी, वही लोग जो है वो विधि का निर्माण कर सकते थे, कानून का निर्माण अगर बीच बीच में जरूरत पड़ता तो ये जो अलग अलग दिन होता था, संविधान निर्माण के लिए अलग दिन सभा बैठती थी, और कानून का निर्माण करना है अगर देश के लिए तो उसके लिए अलग दिन सभा बैठती थी। तो जब संविधान का निर्माण करने के लिए जो सभा बैठती थी उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था सर्वसम्मति से।
और जो विधि का निर्माण करने के लिए जब ये संविधान सभा बैठती थी जिस दिन, तो जो कानून के निर्माण करने के लिए बैठती थी, तो उस दिन जीवी मावलंकर जो थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, वो उसके अध्यक्ष रहते थे। क्योंकि पहले संसद के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, ये भी पूछता है, जीवी मावलंकर कौन थे? संसद के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है इनका। ठीक है, तो ये सब आप लोग इसमें लिखिएगा। अब तीसरा प्रावधान ये था कि 389 सदस्य, मैंने बताया था आपको संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार तो किया ही था, पाकिस्तान अलग हो गया था अभी इस समय तक। तो पाकिस्तान अलग हो गया, इसलिए 389 से केवल 299 सदस्य जो थे, जो संविधान सभा में बचे हुए थे। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। पाकिस्तान यहाँ का संविधान तो बनाएगा नहीं, तो पाकिस्तान अलग हो गया था इस समय तक, तो 299 सदस्य संविधान सभा में बचे हुए थे। ठीक है, तो ये 3 प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से बदला गया। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करके रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।